नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल करियर 80 वर्ष में। आज हम लोग 70th बीपीएससी मेंस के नोट्स को जो कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि 70th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो है मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम चित्रकला और मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग, स्तूप एवं गुफा वास्तुकला, भारत में मंदिर निर्माण कला, बौद्ध एवं जैन कला व वास्तुकला, साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है मौर्य कला। मौर्य कला को इस डायग्राम के माध्यम से मतलब बनाया जा सकता है, देखा जा सकता है और इसी डायग्राम के आधार पे सारे जो ये क्वेश्चन से पॉइंट से लिखे जा सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है, भूमिका है। दूसरा पॉइंट का लक्षण है, विशेषता है। तीसरा पॉइंट है मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव। चौथा पॉइंट है बौद्ध धर्म के साथ संबंध। पांचवा है बिहार में मौर्य कला का प्रभाव और उसके बाद है आलोचनात्मक परीक्षण और निष्कर्ष। इसको मतलब ये पॉइंट्स याद रह सके, डायग्राम याद रह सके, इसके लिए हम लोग इसको बांटेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। पहले पार्ट में भूमिका, विशेषता और मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव। ठीक है, भूमिका, विशेषता और मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव। और दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का क्या संबंध है, बौद्ध धर्म के साथ मौर्य कला का क्या संबंध है, बिहार में मौर्य कला का क्या प्रभाव पड़ा, और फिर इसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे और निष्कर्ष करेंगे। बौद्ध धर्म के साथ संबंध, बिहार में मौर्य कला का प्रभाव, आलोचनात्मक परीक्षण और फिर निष्कर्ष। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषताओं को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक है राजकीय कला और दूसरा है लोक कला। आइए देखते हैं। बोल रहा परिचय। मौर्यों की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के परिचायक के रूप में मौर्य कला भारत की प्राचीन एवं वैभवशाली कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मूलतः राजकीय कला शैली के रूप में विद्यमान यह कला शैली विशिष्ट लोक कला को भी दर्शाती है। मौर्यों की कलागत समृद्धि का आधार राजनीतिक एकीकरण के फलस्वरूप समृद्धशाली एवं आर्थिक रूप से सशक्त मौर्य साम्राज्य का निर्माण था। मौर्य कला अपनी कलागत विशेषताओं के साथ तत्कालीन भारत के सामाजिक आर्थिक पक्षों को काफ़ी सटीकता एवं व्यवहारिक रूप में प्रतिबिंबित करती है। मौर्य कला का इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है, क्योंकि इस समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता मिले। ये जो परिचय भूमिका है, मतलब इसको याद करने का एक तरीका है कि इसको पॉइंट्स में अपने माइंड में इसको पॉइंट्स में वो कर लेना है और फिर पॉइंट्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या क्या पॉइंट्स बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट कि इस कला का नाम ही मौर्य कला है। मौर्य कला यानी कि इसका जो विकास हुआ होगा किस टाइम पीरियड पे हुआ होगा, मौर्यन टाइम पीरियड में हुआ होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं मौर्य कला मौर्य साम्राज्य के काल में विकसित हुई एक प्रमुख वैभवशाली कला मानी जाती है। और क्योंकि ये जो कला है मूलतः मतलब मुख्य तौर पर ये राजकीय कला शैली के रूप में विद्यमान थी, इसको इसको शासकों के द्वारा संरक्षण मिला था। तो पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आखिर किसी भी शासनकाल में कला को मतलब क्यों संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण इसलिए मिलता है क्योंकि जो राजा है वो युद्ध कार्यों में बिजी नहीं होता है, व्यस्त नहीं होता है, उसकी उस राज्य में आर्थिक संपन्नता होती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ये मौर्य कला है ये मौर्य साम्राज्य के जो आर्थिक समृद्धि का भी परिचय देती है। ना सिर्फ आर्थिक समृद्धि बल्कि जो सामाजिक स्थिति और उसकी जो राजनीतिक स्थिति क्या थी उसका भी परिचय दे सकती है, और यहाँ तक कि धार्मिक स्थिति को भी। उसके बाद है कि इसमें यह हम कि मौर्य जो कला है इतिहास में एक युग विभाजक महत्व है। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीसरा पॉइंट कि एक युग विभाजक महत्व ये रखता है मौर्य कला। क्यों रखता है, क्योंकि इससे पहले मौर्य कला से पहले जो भी संरचनाएं बनाई जा रही थी उसमें मतलब क्या किया गया, बोला क्योंकि इसी समय कला में मिट्टी या लकड़ी की जगह पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्रदान की गई है। जो भी संरचना बन रही थी वो मिट्टी से बन रही थी, मिट्टी से या फिर लकड़ी से। लेकिन मिट्टी या लकड़ी की जगह जो भवन निर्माण कला का विकास हुआ उस भवन निर्माण कला में पहली बार पत्थर का उपयोग किया गया। तो ये तीन पॉइंट्स याद रहेंगे। पहले में क्या है कि मौर्य कला क्यों मतलब ये है, मौर्य कला किस काल की कला है और किसका परिचय देती है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मौर्य कला जो है आर्थिक मौर्य साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति का भी बखान करती है। और तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि मौर्य कला की युग विभाजक कला है, क्योंकि इस काल में लकड़ियाँ मिट्टी की जगह पत्थर का उपयोग भी होने लगा था। आई होप आप लोग को ये याद रहे। उसके बाद आते हैं मौर्य कला के लक्षण या फिर विशेषताओं में कि मौर्य कला की क्या लक्षण या विशेषताएं हो सकती हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि मौर्य कला की विशेषताओं को दो भाग में डिवाइड करके देखा जा सकता है। पहला है राजकीय कला और दूसरा है मूर्ति कला। राजकीय कला में कौन सी चार चीज़ें हैं, तो पहला है राजप्रसाद, फिर स्तंभ, स्तूप, गुहा, विहार।
और मूर्तिकला में स्तंभ के ऊपर पशु आकृति और स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ। पहले दो पार्ट याद करेंगे, पहले राजकीय कला, मूर्तिकला, राजकीय कला, मूर्तिकला, राजकीय कला, मूर्तिकला। और राजकीय कला को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। और मूर्तिकला को 2 पार्ट में। कौन राजकीय कला को जिन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया कौन कौन से हैं? राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा, विहार। राजप्रसाद, ये देखिए र से शुरू हो रहा है, र पे ख़त्म हो रहा है और बीच में 2 स से है, आधा स से है। राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा, विहार। राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा, विहार। राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा, विहार। और उसके बाद मूर्तिकला में क्या है? मूर्तिकला में 2 तरह की मूर्तियाँ देखने को मिली है। एक स्तंभ के ऊपर, पिलर के ऊपर जो जो जानवरों की जो आकृति बनाई गई होती थी, जैसे सिंह स्तंभ है तो उस पर सिंह की आकृति बनाई गई थी 4 चेहरों की, तो जो पशु आकृति है वो है। और दूसरा है स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ। मौर्य कला में कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी थी जिन्हें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित किया गया था। फिर से एक बार देख सकते हैं कि राजकीय कला, मूर्तिकला। राजकीय कला में कितने 4 पॉइंट हैं, कौन कौन से? राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और क्या है? गुहा, विहार। और मूर्तिकला में 2 पार्ट है, स्तंभ के ऊपर पशु आकृति और स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ। आइए इनको मतलब वृहद रूप से देखते हैं। राजकीय कला में पहला जो पॉइंट है हमारा वो है राजप्रसाद। तो उसके बाद है राजप्रसाद, जो है कि राजप्रसाद का मतलब क्या होता है। पहले राजप्रसाद का मतलब समझेंगे। राज मतलब राजा का और प्रासाद मतलब होता है महल। प्रासाद मतलब क्या होता है? महल। 2 तरह के प्रसाद होते हैं, एक होता है प्रसाद, प्रसाद जो कि भगवान पे जो चढ़ावा होता है उसको हम लोग प्रसाद बोलते हैं। और एक दूसरा प्रसाद ये है प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है? महल होता है। तो हम लोग इसको राजप्रसाद को हम लोग राजमहल भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कि जो इसकी अवस्थिति कहाँ पे, जो राजप्रसाद है इसकी अवस्थिति आखिर कहाँ पे है? तो यह संभवतः यह राजप्रसाद वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार में के निकट था। मतलब वर्तमान में जो पटना में कुम्हरार जो जगह है उस कुम्हरार जगह पे इसकी अवस्थिति हुआ करती थी। आज भी इसके कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं पटना के कुम्हरार में। अब हम देखेंगे कि इसकी संरचनात्मक विशेषताएँ क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इसके फीचर्स है, स्ट्रक्चरल फीचर्स कैसी है इसकी। है कि इस साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित कराने हेतु चंद्रगुप्त का राजप्रसाद और पाटलिपुत्र में राजधानी का निर्माण कराया गया था। इस सभा भवन के प्राप्त अवशेष से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था अपने टाइम पे, प्राचीन काल में। और उसने मतलब पाटलिपुत्रा का जो वैभव था संपूर्ण विश्व में स्थापित किया था एक तरीके से। तो अपने वैभव को ही प्रदर्शित करने के लिए उसने यहाँ पे राजधानी पाटलिपुत्र में इस महल का निर्माण कराया था, राजप्रसाद का निर्माण कराया था। और जो राजप्रसाद है इसमें जो सबसे बड़ी चीज़, सबसे जो कि आकर्षक पैदा करती है वो थी राजप्रसाद का सभा भवन। देखते हैं अब इसका फीचर्स क्या देखते हैं कि यह सभा भवन अनेक खंभों वाला एक विशाल हॉल था। ये जो सभा भवन था ये क्या था? एक बहुत सारे इस पर खंभे थे और एक हॉल था। इसमें बोला इस भवन में 84 स्तंभ पाए गए, 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं। पाषाण मतलब पत्थर। कितने पाए गए हैं? 84। कल ही हम लोगों ने देखा था कि जो विष्णुपद मंदिर है, विष्णुपद मंदिर में कितने स्तंभ है? 44 स्तंभ हैं। और इसमें कितने हैं? तो 84 पाषाण स्तंभ हैं चंद्रगुप्त मौर्य के महल वाले जो ये सभागार में। क्योंकि यह महल मुख्यतः लकड़ी से निर्मित था। भवन की लंबाई 140 फीट और चौड़ाई 120 फीट थी। भवन की लंबाई कितनी थी? 140 फीट और चौड़ाई कितनी थी? 120 फीट। भवन के स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से बने हुए थे और उनमें चमकदार पॉलिश भी की गई थी। इसमें पत्थर कौन सा यूज हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, और इसमें पॉलिश भी की गई थी। फिर सम्राट अशोक ने पाषाणों का उपयोग कर इस काष्ठ प्रसाद का विस्तार किया। इसे पूछा जा सकता है कि सम्राट ठीक है, राजप्रसाद का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, लेकिन इस राजप्रसाद का निर्माण किसने कराया? तो ये कौन होगा? अशोक ने कराया। उसमें उसने पाषाणों का उपयोग कर लिया। तो इसके जो की फीचर्स है, पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं। क्या क्या पॉइंट है? पहला इसमें पॉइंट था कि वही इसकी मतलब कहाँ पे इसकी अवस्थिति है। संरचनात्मक विशेषता में हम लोग देखेंगे आगे, मतलब पहला बात कि क्यों कराया गया, तो राजधानी के वैभव को दर्शाने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। ये मुख्यतः क्या है? एक निवास स्थान न हो के एक तरीके से सभागार है, सभा भवन है। और इस सभा भवन में कितने स्तंभ है? तो 84 स्तंभ है। कितने स्तंभ है यहाँ पे? 84 स्तंभ है। और स्तंभ जब मूलतः क्या था? लकड़ी से निर्मित था। तो यहाँ पे जो ये इसमें कितने स्तंभ थे? इसमें 84 पाषाण स्तंभ इसमें पाए गए। और ये महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो लकड़ी से निर्मित था। और बाद में इसमें पाषाणों का उपयोग किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। ठीक है। और इसकी लंबाई 140 फीट और चौड़ाई कितनी है? 120 फीट है। ठीक है। और इसमें पॉलिश किया गया है। आइए जानते हैं कि इस भवन के बारे में, इस सभा भवन के बारे में कौन कौन से जो कुछ इतिहासकार हैं, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। तो कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या टिप्पणियाँ दिए हैं
उन्हीं विद्वानों में से एक यूनानी यात्री है एरियन। कौन है? एरियन है। ऐसा माना जाता है कि एरियन का जो ये विवरण है, जो टिप्पणी है, वो जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज की इंडिका नामक जो पुस्तक के आधार पे ये दिया गया है। तो क्या ये बोलता है, एरियन क्या बोलता है? एरियन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की भव्यता का मुकाबला सुसा एवं एकबतना स्थित राजप्रसाद भी नहीं कर सकते हैं। सुसा और एकबतना क्या है? यूनान में मतलब दो शहर हैं, सुसा और एकबतना, काफ़ी मतलब समृद्ध शहर थे, और वहाँ पे जो राजप्रसाद थे, वहाँ पे जो राजमहल थे, उससे तुलना की गई है इसकी चंद्रगुप्त के महल की। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल की तुलना सुसा और एकबतना से कौन सा यूनानी यात्री करता है? तो क्या आंसर होगा? एरियन होगा। और ऐसा पूछा सकता है एरियन ने किन दो शहरों से चंद्रगुप्त मौर्य के महल की तुलना की है? तो सुसा और एकबतना के महलों से। सुसा और एकबतना कहाँ पे है? तो यूनान में है। फिर है कि फाहियान ने, जो चीनी यात्री फाहियान था, उसने क्या कुछ टिप्पणी किया है? बोला गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया और राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। कई बार ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये कौन सा चीनी यात्री जिसने चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को मतलब देवताओं द्वारा निर्मित बताया है? तो वो कौन था? फाहियान था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है कि जो फाहियान है किस गुप्त शासक के समय में आया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कई बार क्वेश्चन में इस कारण से भी कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्शन को लेके कि जो फाहियान है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया है या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया है। तो इसमें हम लोग मौर्य न लगा के क्या करेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय को टिक करेंगे। फिर एक पतंजलि ने क्या कहा है? तो पतंजलि ने भी क्या किया? राजप्रसाद की प्रशंसा की है, कुछ खास नहीं, बस प्रशंसा की है वो। तो यहाँ पे तीन जो लोग हैं, दो यात्री मेनली है, यूनानी यात्री, एक चीनी यात्री है। यूनानी यात्री एरियन की टिप्पणी को हम लोगों ने देखा, चीनी यात्री फाहियान की टिप्पणी को हम लोगों ने देखा। अब आइए जानते स्तंभ के बारे में। स्तंभ क्या है वो कर रहा। बोला अशोक द्वारा इन्हें बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों को चिन्हित करने या किसी महान घटना के उपलक्ष्य में निर्मित करवाया गया। इन स्तंभों में अधिकांश जगह पर धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित लेख या जनता के लिए अशोक के शासन आदेश होते थे। मतलब कहने का बात यह है कि ये जो मौर्य स्तंभ थे, मौर्य स्तंभों का निर्माण किसने कराया? किसके आदेश पर निर्माण हुआ था? तो अशोक के आदेश पे। भाई अशोक को क्या पड़ा हुआ था? राज कर रहा था, उसको क्या पड़ा हुआ था कि स्तंभ का निर्माण कराने लगा? फिर उसका उद्देश्य क्या था, ध्येय क्या था कि वो इन स्तंभों का निर्माण करा रहा था? तो इन स्तंभों के निर्माण के पीछे पहली बात ये थी कि भगवान बुद्ध से के जीवन से जुड़े जितने भी पवित्र स्थल थे, उन सारे पवित्र स्थलों पे या फिर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं घटी हुई थी, जुड़ी घटनाएं थी, उन घटनाओं के उपलक्ष्य में वह इन स्तंभों का निर्माण करा रहा था। और आखिर स्तंभ तो निर्मित करा दिए जाते थे, आखिर स्तंभ के माध्यम से वो क्या कुछ कहना चाहता था? तो स्तंभ के माध्यम से जो धम्म है, उसने जो धम्म की नीति अपनाई थी, उस धम्म के प्रचार प्रसार से संबंधित जो भी लेख होते थे जनता के लिए और उसके शासनाधिकारी के लिए, एक तरीके से वो शासन आदेश होते थे। तो अपने शासन आदेश को बताने के लिए, और जो पहला है कि जो भगवान बुद्ध के से जुड़े पवित्र स्थलों को चिन्हित करने के लिए उसने इन स्तंभों का निर्माण कराया था। फिर है कि स्तंभों के शीर्ष पर फल के ऊपर विभिन्न पशु आकृतियाँ, सिंह, हाथी, बैल आदि मिलते हैं। मतलब स्तंभ के जो शीर्ष पे जो फल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से फल है, जो चौकी यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है आयताकार संरचना जो दिख रहा है, ये फल है। और फल के ऊपर क्या है? यहाँ पे ये पशु आकृति दिख रहा है, सिंह दिख रहा है। तो ये यहाँ पे है, वही बताया गया कि स्तंभों के शीर्ष पर फल के ऊपर विभिन्न पशु आकृतियाँ जैसे सिंह, हाथी, बैल आदि मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक रामपुरवा के स्तंभ पर नटुआ बैल ललित मुद्रा में खड़ा है, तो लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पर सिंह बैठा हुआ है। और कहीं पे जो ये है बैल है खड़ा मुद्रा में है, तो कहीं पे बैठा हुआ मुद्रा में है। कहाँ पर ललित मुद्रा में खड़ा है? तो यह रामपुरवा में है। रामपुरवा कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। वो ललित मुद्रा में बैठा हुआ है, कोई नटुआ बैल है। और लौरिया नंदनगढ़ जो कि ये है, लौरिया नंदनगढ़ में जो सिंह है वो क्या है? बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बैठे हुए जो सिंह है, बैठा हुआ जो सिंह है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पे। और जो खड़ा हुआ जो बैल है, खड़ा हुआ बैल और बैठा हुआ सिंह, खड़ा हुआ बैल रामपुरवा से और बैठा हुआ जो ये सिंह है कहाँ से? लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ पे पाया गया है। फिर सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। जो सारनाथ में पाया गया जो मौर्यकालीन स्तंभ है वो
उसको और क्या नाम दिया गया है, उसको सिंह शीर्ष भी कहा जाता है और मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरे गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। मतलब ये जो वहाँ पे ये जो सारनाथ में जो स्तंभ है, जो कि हमारा उसको अशोका पिलर कहा जाता है, काफ़ी मतलब फेमस है वो पिलर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी माना जाता है वो। राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है वहीं से लिया गया है। तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि वो किस तरीके से बनाया गया है। 4 सिंह हैं उस पर और उसकी जो निचली वेदी पे क्या ये सब जानवर हैं, घोड़ा, सांड, हिरण हैं आदि। फिर उसके बाद बोला कि यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है। धम्म चक्र प्रवर्तन मतलब का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध को जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति को ही धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो इसको ये किया गया था। फिर बोल रहा क्योंकि भगवान बुद्ध को जो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में होती है, तो इसलिए और बोल रहा कि और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। फिर है कि ये सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं और खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। मतलब इनके लिए कोई मतलब ऐसा घिराव नहीं किया गया है, कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई है, खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से इनको खड़ा बनाया गया है और यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो हम लोगों ने स्तंभों का थोड़ा सा विवरण देखा, लेकिन हम देखेंगे स्तंभ के कितने तरह के स्तंभ देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि स्तंभ जो है 2 तरह के देखने को मिल रहे, एक है लिपि स्तंभ और दूसरा है सादा स्तंभ। लिपि स्तंभ यानी कुछ ना कुछ स्क्रिप्टेड होगा, वो लिखा हुआ होगा। तो वही है कि इन पर थंब लिपियाँ खुदी हुई हैं, ठीक है। धम्म लिपि यानी मतलब मूलतः प्राकृत जो भाषा है उसकी ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, वो ब्राह्मी लिपि खुदी हुई होगी। और फिर बोल रहा है कि सादा स्तंभ, सादा नाम से प्रतीत होता है कि सादा है तो कुछ लिखा नहीं होगा, सामान्य स्तंभ होगा, सिंपल होगा। फिर आते हैं लिपि स्तंभ में। बोला इस प्रकार के स्तंभ दिल्ली, मेरठ, सारनाथ, सांची, रामपुरवा आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। जो लिपि स्तंभ कहाँ से? दिल्ली, मेरठ, सारनाथ, सांची, रामपुरवा। दिल्ली, मेरठ, सारनाथ, सांची, रामपुरवा। सारनाथ, सांची, दिल्ली, मेरठ, रामपुरवा। सारनाथ, सांची, दिल्ली, मेरठ, रामपुरवा से लिपि स्तंभ प्राप्त हुए हैं। और सादा स्तंभ कहाँ से मिले हैं? तो इस प्रकार के स्तंभ बसाड़, कोसरा आदि जगहों से प्राप्त हुए। बसाड़ का जो ये स्तंभ हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे जो DYSP बने हैं उज्ज्वल कुमार जो हैं, उनसे उज्ज्वल कुमार उपकार, उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया था वैशाली के बारे में, क्योंकि उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वैशाली में ही थी। तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वैशाली में के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उन्होंने यही जो स्तंभ है, बसाड़ का जो स्तंभ है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि वो एक अच्छा वो है, दर्शनीय स्थल है। तो बसाड़ को याद रखना है। बसाड़ और कोसरा किस तरह के स्तंभ है? सादा स्तंभ है। और लिपि स्तंभ कौन कौन से हैं? दिल्ली, मेरठ, सारनाथ, सांची, रामपुरवा। दिल्ली, मेरठ, सारनाथ, सांची, रामपुरवा, ठीक है। रामपुरवा में कौन सा स्तंभ था? लिपि स्तंभ है। और वहीं पे नटुआ बैल जो था, नटुआ वृषभ है जो कि ललित मुद्रा में खड़ा है और ललित नंदनगढ़ में सिंह बैठा हुआ था, ठीक है। अब आता है संरचनात्मक विशेषताएं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बोल रहा कि स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इनका जो बनावट है, इनके जो स्ट्रक्चर है कहाँ से बनी हुई है? लाल बलुआ पत्थर से। तो बोल रहा स्तंभों की ऊंचाई 35 से 50 फीट तथा वजन लगभग 50 टन है। आप देख सकते हैं कि इसके जो ये है, मतलब ये लंबाई ऊंचाई है जो है, अगर ऊपर से अगर बात की जाए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगभग कितनी है? 35 से 50 फीट है। कहीं पे 35 फीट है तो कहीं पे मतलब 50 फीट के करीब में ये है। और उसका वज़न कितना है? कम से कम 50 टन इसका वज़न है। 50 टन, 1 टन में कम से कम कितना होता है? 1000 kg होता है 1 टन में। तो सोचिए कि 50 टन का एक मतलब पिलर यहाँ पे बनाया गया है। तो वो इन स्तंभों पर खास तरह की पॉलिश की गई है जिसे ओप कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि जो मौर्य स्तंभों पर जो पॉलिश है उस पॉलिश को क्या कहते हैं? ओप कहते हैं, जिससे इनकी चमक आज भी वैसे ही बनी हुई है। और सभी स्तंभ लंबे, सुडौल तथा एकास में हैं, जिनके शीर्ष तरासे हुए हैं। और लंबे हैं, सुडौल है और एकास में कहने का मतलब कि एक ही पत्थर को काट के ये बनाया गया है, अलग अलग पत्थर इसमें नहीं जोड़े गए, एक ही पत्थर को काट के इसको बनाया गया है पूरा का पूरा। ये बोले ये स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर कम से पतले होते गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बगल की जो आकृति है, नीचे क्या है, इसका जो आधार है वो चौड़ा है, लेकिन ऊपर जाते हैं ये क्या हो गया है, मतलब ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब पतला दिखने लगा है। और फिर बोल रहा है कि तना, इसकी चौड़ाई नीचे से ऊपर की ओर कम होती जाती है। ये जो भाग है देख सकते हैं कि ये जो भाग है इसी को हम लोग तना कह रहे हैं। वही बोल रहा है कि नीचे से ऊपर जाते तो पतला हो गया है। और शीर्ष और स्तंभ के शीर्ष पर बने कंठ के ऊपर चौकी पर निर्मित पशु आकृतियाँ मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रमाण देती हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं
क्योंकि ये है यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये तो पहला क्या हो गया, पहला पार्ट क्या है, ये तना हो गया, ठीक है। जो पहला पार्ट जो है वो क्या है, तना हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट ये मेखला कहला रहा है, और मेखला के बाद उल्टा कमल, आप देख सकते हैं कमल सीधा नहीं, कमल कैसा उल्टा है। और उसके बाद क्या, कंठ है, कंठ है, ठीक है, कंठ है। उसके बाद क्या है, चौकी है, चौकी जिसको हम लोग अभी ये मतलब कुछ भी एक जो आयताकार संरचना है उसको चौकी बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौकी के ऊपर क्या है, पशु आकृति है। तो इसमें अगर बात की जाए कि जो मौर्यकालीन स्तंभ है, मौर्यकालीन स्तंभ की जो संरचनाएं हैं और उसको सजाने की बात होगी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसकी संरचनाओं को सजाए क्या है, तो सबसे ऊपर सबसे पहले क्या है, पशु आकृति है। उसके बाद क्या है, चौकी है। उसके बाद क्या है, कंठ है। उसके बाद क्या है, उल्टा कमल है, फिर मेखला है, और फिर तना है, ठीक है। तना, मेखला, उल्टा कमल, फिर कंठ, चौकी, पशु आकृति, ठीक है। पशु आकृति, चौकी, कंठ, उल्टा कमल, मेखला और तना, याद रहेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि इन स्तंभों पर खास तरह के पॉलिश तो हो चुका। फिर आते हैं स्तूप। हम लोगों ने स्तंभ के बारे में देख लिया, राजप्रसाद के बारे में देख लिया, अब आते हैं स्तूप के ऊपर। ये स्तूप कैसे संरचना है, क्या है स्तूप के बारे में आप लोग, शांति स्तूप जो राजगीर में आप लोग घूमे ही होंगे, बहुत बार हम लोग भी 2-3 बार जा चुके हैं वहाँ पे। बोला स्तूप, बोल रहा है कि यह बौद्ध काल से संबंधित है, ठीक है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, ठीक है। पाली ग्रंथों में इसे थू या धूप कहा जाता गया है, जो कालांतर में स्तूप हो गया। मतलब मूल रूप से ये जो वर्ड है, जो शब्द है, ठीक है, स्तूप, स्तूप को क्या थू या धूप कहा जाता था, किस ग्रंथ में, पाली ग्रंथ में, पाली लैंग्वेज में, पाली बुक्स में इसका नाम थू या धूप है, जो कि बाद में चेंज होते होते, अपभ्रंशित होते होते क्या हो गया, स्तूप हो गया, ठीक है। और बोला कि स्तूप निर्माण कला मौर्य काल से पहले ही भारत में प्रचलित थी, जो अशोक के शासन काल के दौरान अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। तो पूछा जा सकता है क्या मौर्य कला के दौरान ही स्तूप बनना शुरू हुआ? नहीं, मौर्य कला से पहले भी जो स्तूपों की संरचना भारत में बनती थी, लेकिन मौर्य काल के दौरान क्या बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत ज़्यादा ये स्तूप बनाए जाने लगे। इस कारण से जो स्तूपों की एक अलग ही पहचान बनने लगी। फिर बोले इस समय मौजूदा शरीर औसत, ठीक है। बोले इस समय मौजूदा शरीर अवशेषों को विभाजित कर स्मारकों में उन्हें प्रतिष्ठित करने से स्तूप पूजा के निमित्त प्रयोग किए जाने लगे, ठीक है। मतलब क्या था ये स्तूप, आखिर होता क्या है? तो हम देखते हैं यहाँ पे बोल रहे बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 9 स्तूप बनवाए गए थे, जिनमें से राजगृह, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा, बेठ पेड़ या फिर वेठ द्वीप और पिपली वन है। इनमें से 8 में बुद्ध के अवशेष है, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। मतलब स्तूप होता क्या है? स्तूप मेनली कि किसी भी जो ये बुद्धिस्ट जो संत है, ठीक है, उनका जो शरीर अवशेष है, शरीर अवशेषों पे मतलब एक संरचना बनाई जाती है जहाँ पे पूजा वूजा किया जाता है, तो इस संरचना को मतलब स्तूप बोला जाता है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के कितने जो शरीर अवशेष थे उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और उन पार्ट्स को जिस बर्तन में रखा गया था एक वो हो गया। तो 8 स्तूप उनके शरीर के अवशेष पे, और 9वां स्तूप उस बर्तन के ऊपर है, मतलब बनाया गया है। तो किन किन जगहों पे 9 स्तूप बनाए गए हैं? पहला तो है राजगीर में, ठीक है। दूसरा है वैशाली में, फिर एक कपिल वस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा, वेठद्वीप, पिपलीवन। इसको याद किया जा सकता है, राजगीर, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, राजगीर, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, राजगीर, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, फिर रामग्राम, पावा, कुशीनारा, रामग्राम, पावा, कुशीनारा, फिर वेठद्वीप और पिपलीवन है, वेठद्वीप, पिपलीवन है, पिपलीवन, राजगीर, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, कपिल वस्तु, अलकप एक तरह से है कपिल वस्तु, अलकप, और राजगीर, वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा, वेठद्वीप और पिपलीवन, ठीक है। बोला कि इनमें से 8 के में बुद्ध के अवशेष थे, जबकि 9वें में वह बर्तन था जिसमें मूल रूप से इन अवशेषों को रखा गया था। 9वें में क्या है, जिनमें उस अवशेषों को रखा गया था। फिर बोले सांची का स्तूप अशोक के समय ईंटों से बनवाया गया था। सांची एक क्वेश्चन बहुत ही पूछता, वनडे एग्जामिनेशन में भी, प्रीलिम्स में भी, पीसी प्रीलिम्स में भी, कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। और किस से बना था? क्या पाषाण से बना था? नहीं, ईंटों से बनाया गया था। मतलब मुख्यतः जो ईंटों के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि मौर्य काल में भी ईंट से मंदिर यहाँ पे मतलब मंदिर नहीं, मतलब स्तूप बनाई जा रही, संरचनाएं बनाई जा रही हैं। फिर एक बाद में शुंग सातवाहन काल में इसमें पत्थरों की कारीगरी की गई तथा अन्य परिवर्तन किए गए। मतलब सांची का स्तूप मूल रूप से किससे बना था? ईंट से बना था, लेकिन बाद में जो शुंग सातवाहन काल में के जो शासक थे उन लोगों ने इसमें पत्थर का यूज़ किया, पाषाण का यूज़ किया।
अब देखते हैं कि स्तूप की संरचना कैसी है, स्तूप में क्या क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे तोरण है, प्रदक्षिणा पथ है, वेदिका है, मेधी अंड, हर्मिका, छत्री, इन सबको हम लोग यहाँ पे जो फिगर है उस संरचना के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमें दिख रहा है, तोरण। तोरण क्या होता है? प्रवेश द्वार होता है, जो एंट्री गेट होता है। और ये तोरण जो होता है स्तूप के चारों ओर मतलब होता है एंट्री करने के लिए। ठीक है, पीछे भी वो है, संरचना से ढक गया है। तो स्तूप क्या तोरण द्वार है। उसके बाद कुछ तोरण ऐसे होते हैं जिन पे कुछ लिखा गया होता है, और कुछ तोरण ऐसे होते हैं जो सिंपल है, मतलब सादा है, कुछ लिखा नहीं गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे इस संरचना पे। तो ये जो है एक दूसरी संरचना कौन सी है? प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ क्या बोला कि वेदिका एवं चबूतरों के मध्य स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु निर्मित किया गया है। प्रदक्षिणा पथ जो है, देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपरी प्रदक्षिणा पथ है। ऊपरी प्रदक्षिणा पथ यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ संरचना में। उसके बाद क्या है? वेदिका है। वेदिका जो रेलिंग होती है, रेलिंग को वेदिका कहा जाता है वहाँ पे, मतलब स्तूप में जो रेलिंग होती है उस रेलिंग को हम लोग वेदिका कहते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं कि आप यहाँ चारों तरफ जो है रेलिंग बना हुआ है, तो रेलिंग को क्या बोलेंगे? वेदिका बोलेंगे। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो ऊपरी प्रदक्षिणा पथ, यहाँ पे क्या है कि जो मेन स्तूप है और स्तूप के जो वेदिका है, वेदिका के बीच में जो घूमने वाला जो जगह है, जो खाली स्थान, उसको बोलते हैं ऊपरी प्रदक्षिणा पथ। ऊपरी प्रदक्षिणा पथ इसलिए क्योंकि नीचे भी क्या है, नीचे भी जगह खाली है, चारों तरफ घूमने के लिए है, ये सब है। तो ये निचला प्रदक्षिणा पथ हो गया और ऊपर वाला ऊपरी प्रदक्षिणा पथ हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पे तो क्या अंड है। ये जो मतलब जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अंड बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सोपान मतलब सीढ़ी होता है यहाँ से चढ़ने के लिए। जो ये सीढ़ी है, दोनों तरफ से सीढ़ी देखने को मिल रही है आपको, तो ये सोपान है। उसके बाद क्या है? निचला प्रदक्षिणा पथ हम लोग देख ही चुके हैं। फिर ये हर्मिका यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद क्या? छत्रावली है। छत्रावली ये तीन, यहाँ पे तीन छत्रावली है। ये तीन चीज़ों का ये प्रतीक है। किन किन चीज़ों का प्रतीक हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा गया है कि छत्र जो है हर्मिका के मध्य में लगाए जाते थे, और छत्र के तीन पक्ष श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक को धारण करने हेतु यष्टि किया जाता है, यष्टि का निर्माण किया जाता है। फिर इसमें एक है मेथी। बोला स्तूप अर्धवृत्ताकार संरचना है जो चबूतरों के ऊपर बनाया जाता है, जिससे मेथी कहलाता है। मतलब वही अर्धवृत्ताकार जो अंडाकार संरचना है, उसी को हम लोग मेथी कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्तूपों के प्रकार पर कि स्तूप के कितने प्रकार हैं। जैसे कि हम लोग देखा स्तंभों के प्रकार थे, स्तंभों के कौन कौन से प्रकार थे? लिपि स्तंभ और कौन से? सादा स्तंभ। लिपि स्तंभ कहाँ पे था? रामपुरवा में था, दिल्ली मेरठ में था। और उसके बाद ये जो सादा स्तंभ था वो कोसरा और बसाड़ में था। ठीक है, आते हैं स्तूपों के प्रकार में। स्तूपों के कितने प्रकार हैं? तो स्तूपों के प्रकार में हम लोग देख सकते हैं कि शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और संकल्पित स्तूप। चार प्रकार का स्तूप है: शारीरिक, पारिभोगिक, उद्देशिका, संकल्पित। नाम से इन लोगों के बारे में पता चलता है। शारीरिक स्तूप का मतलब क्या है? जो शरीर के अवशेष पर जो निर्मित किए गए हों। बोला कि इसमें बुद्ध एवं उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा शरीर संबंधी अवशेष रखे जाते थे। फिर दूसरा है पारिभोगिक स्तूप। पारिभोगिक स्तूप में क्या था? बोला इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी जाती थी। तीसरा है कि उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका स्तूप क्या है? बोला यह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति के रूप में निर्मित किया गया था। उद्देश्य, इसका नाम ही है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या है कि जो हम जहाँ मतलब जिन स्थानों पे वो भ्रमण किए, उन स्थानों पे भ्रमण के से मतलब जो जगह है, उस जगहों पर ये उद्देशिका स्तूप का निर्माण कराया गया है। फिर संकल्पित स्तूप। बोला इस प्रकार का स्तूप का निर्माण विशुद्ध रूप से पूजा के लिए किया जाता है। मतलब पूजा के लिए, जो संकल्प के लिए हम लोग जानते हैं, जब पूजा करें हम लोग संकल्प करते हैं, तो संकल्प के लिए जो स्तूप का यूज़ होता है उसको हम लोग संकल्पित स्तूप बोलते हैं। उद्देशिका स्तूप जहाँ पे वो भ्रमण करने गए थे और उनके जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं, जहाँ पे प्रमुख घटनाएं घटी थी, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग उद्देशिका स्तूप बोलते हैं। और पारिभोगिक स्तूप किसे बोलते हैं? जो कि पारिभोगिक मतलब भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी यूज़ की जाने वाली जो चीज़ें थी, मतलब उपभोग मतलब उपयोग की जाने वाली, परिभोग किए जाने वाली जो वस्तुएं थी, उनके ऊपर जो स्तूप बना हुआ है उसको हम लोग पारिभोगिक स्तूप बोलते हैं। और शारीरिक स्तूप मतलब क्लियर ही होगा। उसके बाद है गुहा विहार। गुहा विहार क्या होता है? गुहा का मतलब होता है गुफा, डेन। विहार मतलब भ्रमण, यानी कि ये ऐसे जगह होंगे जहाँ पे कोई साधु संत भ्रमण किया करते होंगे। और गुहा मतलब वो गुफा उनका निवास स्थान रहा होगा। आइए जानते हैं। बोला गुहा विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुहा विहार का निर्माण किया गया।
ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके निवास के लिए, रहने के लिए जो चट्टान के मतलब चट्टान को काट करके गुहा विहार का निर्माण किया गया। अब गुहा विहार की संरचनात्मक विशेषताएं को हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि बराबर की गुफा है और नागार्जुन की गुफा। बराबर की गुफा में क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे मेहराबदार संरचना मिल रही है, और यहाँ पे है कि थोड़ा चौड़ा जो इसका प्रवेश द्वार है चौड़ा है। उसका देख रहे हैं कि ये मतलब एक शेप में, सही शेप में सुडौल है, लेकिन वो थोड़ा झुका हुआ है। नागार्जुन की गुफा जो है वो झुकी हुई है। फिर भी देखते हैं गुहा विहार की संरचना क्या है। मूलक अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी की गुफा की पहाड़ियों को काट कर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। ठीक है, मतलब पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन गुहा विहारों का निर्माण किन शासकों द्वारा किया गया, तो कौन कौन से थे। एक अशोक और उसका जो पौत्र थे, पौत्र मतलब जो पोता थे, बेटे के बेटे, वो दशरथ के द्वारा बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं बनाई गई। ठीक है, इसमें जो बराबर गुफा है वो अशोक द्वारा बनाया गया और बनवाया गया, और नागार्जुनी की गुफा दशरथ के द्वारा बनाया गया। किनके निवास के लिए, तो आजीविकों के निवास के लिए। आजीवक क्या थे, तो एक आजीवक संप्रदाय हुआ करता था। आजीवक संप्रदाय के जो साधु संत होते थे, ऋषि होते थे, उनको हम आजीविकों बोलते थे, आजीविक बोलते थे। बोले इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश है, मतलब क्या किया, जो पत्थर है, पत्थर जो काट कर दीवार बनाया गया, इसमें पॉलिश भी किया गया है। बोला सुदामा की गुफा में 2 कोष्ठ, कोष्ठ मतलब उसमें 2 कमरे हैं। ठीक है, सुदामा की गुफा में। बोला इनकी छत गोलाकार है। यहाँ पे किसी किसी का छत गोलाकार है, किसी का आयताकार है। फिर है दोनों कोष्ठों की दीवारों तथा छतों पर शीशे के समान चमकीली पॉलिश है। लोमस ऋषि गुफा का वास्तु विन्यास सुदामा की गुफा के समान ही है। मतलब सुदामा गुफा कैसा था, उसका गोलाकार छत था। ठीक है, वैसे जो लोमस ऋषि गुफा है उसका भी जो छत है वो क्या है, गोलाकार ही होगा। लेकिन ये तो समानता हो गई, दोनों में समानता है, दोनों का छत क्या है, गोल है। लेकिन अंतर क्या है, तो बोला कि अंतर केवल यही कि इसका आंतरिक कोष्ठ वर्गाकार न होकर अंडाकार है। मतलब इस ये जो उसका सुदामा गुफा का जो कोष्ठ था वो वर्गाकार था, लेकिन लोमस ऋषि का कोष्ठ मतलब कमरा है वो कैसा है, अंडाकार है। दोनों का छत कैसा है, गोलाकार है। सुदामा गुफा का आंतरिक कोष्ठ कैसा है, वर्गाकार है। और इसका क्या बोलते हैं, जो लोमस ऋषि का जो गुफा है वो कैसा है, अंडाकार है। बोला नागार्जुनी समूह में गोपिका गुफा सुरंग के आकार की है, जिसके दोनों सिरों पर 2 गोल मंडप बने हैं। इनमें से एक गर्भगृह तथा दूसरा मुख्य मंडप जान पड़ता है। इसमें मौर्यकालीन गुहा स्थापत्य की सभी विशेषताएं प्राप्त होती है। पूछा सकता है कि कौन सी गुफा है जो कि सुरंग के आकार की है, तो गोपिका गुफा। गोपिका गुफा किस समूह की गुफा है, तो नागार्जुनी समूह की गुफा है। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा का छत गोल है, आंतरिक भाग कैसा गोलाकार है। लोमस ऋषि का छत गोल है, लोमस ऋषि की गुफा का छत गोल है, और लोमस ऋषि की जो कि गुफा का जो आंतरिक भाग है वो अंडाकार है। फिर आते हैं यहाँ पे कि जो गोपिका गुफा का संरचना कैसा है, सुरंग के आकार का है, और इसमें 2 गोल मंडप है, इसमें एक गर्भगृह है और दूसरा मुख्य मंडप है। आते हैं फिर गुहा विहार को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्या, बराबर पहाड़ी स्थित गुहा विहार, दूसरा क्या है, नागार्जुन पहाड़ी स्थित गुहा विहार। तो बराबर पहाड़ी से जो गुहा विहार है इसमें कौन कौन सी गुफाएं हैं, तो बोल रहे इन पहाड़ियों में सुदामा एवं कर्ण चौपर गुहा विहार, लोमस ऋषि, विश्वकर्मा गुफा आते हैं जो अशोक द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, इसमें मतलब जो बराबर की गुफा है हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि बराबर गुफाओं का निर्माण किन्होंने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ठीक है, लेकिन इस जो बराबर गुफा है, बराबर गुफा पहाड़ी जो है समूह जो है, इसमें कौन कौन सी गुफा हैं, इनमें 4 गुफाएं मेनली देखने को मिलती है, सुदामा, कर्ण चौपर, लोमस और विश्वकर्मा। सुदामा, कर्ण चौपर, लोमस, विश्वकर्मा गुफा। सुदामा, कर्ण चौपर, लोमस, विश्वकर्मा गुफा। ठीक है, और वही हम लोग नागार्जुन पहाड़ी में देखते हैं, तो बोल रहा है अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित इन गुहा विहारों को आजीविकों को दान में दिया गया था। नागार्जुन पहाड़ी गुफा किनके द्वारा बनवाई गई थी, तो अशोक के जो पौत्र थे, पोते थे, दशरथ के द्वारा बनाई गई थी, और ये आजीविकों को दान में दिया गया था। फिर आते हैं यहाँ पे बराबर पहाड़ी गुहा विहार में। बोला अशोक ने इन गुफाओं को आजीविक संप्रदाय को प्रदान किया था। ठीक है, दोनों ही आजीविकों को प्रदान किए गए थे। फिर बोल रहा कि बराबर पहाड़ी में सुदामा गुफा सबसे प्राचीन गुहा विहार है। बराबर पहाड़ी गुहा विहार जो समूह है उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सुदामा गुफा सबसे प्राचीन है। और वहीं हम लोग नागार्जुनी में देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं इसके प्रमुख गुहा विहार गोपिका गुफा, वादिथिका गुफा और वापियका गुफा उल्लेखनीय है। इसमें क्या क्या था, सुदामा, लोमस, कर्ण चौपड़ और विश्वकर्मा। और नागार्जुन में क्या क्या है, गोपिका, वादिथिका, वापियका, गोपिका, वादिथिका, वापियका, गोपिका, वादिथिका, वापियका। और इसमें बराबर समय में सबसे प्राचीन कौन सा, सुदामा गुफा। सुदामा गुफा वही जिसका छत गोलाकार है और उसका आंतरिक भाग जो है वो क्या है, वर्गाकार है।
बोला कि मौर्य काल कब से कब तक है, 322 से 185 बीसी, 322 से 185 बीसी में। बोल रहा है कि कला के विभिन्न रूपों का पर्याप्त विकास हुआ। इस काल के कलात्मक अवशेष के ठोस प्रमाण आज भी मौजूद हैं। उपलब्ध कलाकृतियों के आधार पर कलाविदों ने मौर्यकालीन मूर्ति कला को दो भागों जैसे राजकीय कला और लोक कला शैली में विभाजित किया। ठीक है, इसके हम लोग दो पार्ट पहले देख चुके हैं, एक राजकीय कला एक मूर्ति कला। लेकिन मूर्ति कला के दो पार्ट है, एक राजकीय कला और एक लोक शैली। तो बोला जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला है कि राजकीय मूर्ति कला शैली की विशेषताएं। ठीक है, कि जो राजकीय मूर्ति कला है कैसी है। तो बोल रहा है कि राजकीय मूर्ति कला शैली के अंतर्गत अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, जो पशु की इसमें मानव मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, मेनली पशु की मूर्ति ही देखने को मिलेंगे। तो बोल रहा है कि राजकीय मूर्ति कला शैली के अंतर्गत अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं। इनमें रामपुरवा का नटुआ बैल एवं सारनाथ के सिंह की आकृति विशिष्ट है। रामपुरवा का हम देख चुके थे, नटुआ बैल था, और यहाँ पर सारनाथ के सिंह की आकृति विशिष्ट है। और सारनाथ के सिंह आकृति को उसकी विशिष्टता के कारण स्वतंत्रता उपरांत भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बोले ये मूर्तियाँ एकास्मक बलुआ पत्थर तराश कर बनाई गई हैं। ठीक है, ये मूर्तियाँ कैसे बनाई गई हैं, एकास्मक बलुआ पत्थर को, एकास्मक मतलब एक ही पत्थर को काट करके ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और दूसरा बात क्या है कि किस पत्थर से इनका निर्माण हुआ है, तो बलुआ पत्थर से, फिर लाल बलुआ पत्थर। फिर बोल रहा है कि मूर्तियों पर उत्कृष्ट ढंग से पॉलिश की गई है जिसकी चमक आज भी बरकरार है। ठीक है, फिर बोला मूर्तियों के निर्माण में यथार्थता पर विशेष बल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोल रहा है कि यथार्थता पर बल दिया गया है, इसके अंग प्रत्यंग को उभारने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यथार्थता का मतलब क्या है कि मूर्तियों को इस तरीके से बनाया गया है कि वो रियलिस्टिक मतलब प्रतीत होती है। यथार्थ का मतलब रियल होता है। ठीक है, ये बोला जिससे ये पशु मूर्तियाँ जीवंत प्रतीत होती है। उसके बाद है राजकीय संरक्षण के कारण मौर्य वंश के अंत के साथ ही मूर्ति कला की राजकीय शैली का समापन हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि मौर्य जो शासक थे उन लोगों ने वो किया था, मतलब संरक्षण दिया था इस कला को, शैली को। लेकिन उनके बाद कुछ शुंग जो शासक होते हैं वो भी संरक्षण देते हैं, लेकिन बहुत हद तक नहीं मिल पाता संरक्षण। लेकिन इसके कारण क्या होता है, इस कला का ह्रास हो जाता है। तो हम लोग पशु आकृति में वही देखेंगे, जो स्तंभ के ऊपर जो पशु मिला उन्हीं को देखेंगे। रामपुरवा का नटुआ बैल हो गया, सारनाथ का सिंह हो गया, और उसके बाद कैसे यहाँ पे ये कैसे संरचना है, तो पॉलिश की गई है और यथार्थता पर बल दिया गया है, सब कीवर्ड्स हो गए। और उसके बाद इसके मौर्य काल खत्म होने के बाद इस कला का भी समापन होने लगा। अब देखते हैं कौन से जो प्रमुख पशु आकृति है कहाँ कहाँ के स्तंभों पे हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बिहार और यूपी में खास करके इनकी अवस्थिति है। बिहार में कौन कौन से हैं, तो लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया नंदनगढ़ मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार, लौरिया राज मोतिहारी बिहार। फिर है कि ये रामपुरवा पश्चिम चंपारण, फिर बसाड़ वैशाली सिंह। ठीक है, फिर संकिसा फर्रुखाबाद यूपी का तो एक ही है, संकिसा फर्रुखाबाद यहाँ पर दिया हुआ है, तो याद रहेंगे संकिसा सिंह याद रहेगा। और संकिसा कहाँ पे, फर्रुखाबाद यूपी में है। तो संकिसा में जो थी स्तंभ है उस पर कौन सी आकृति है, सिंह की आकृति है। और उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें बिहार में 3 है जो चंपारण में ही है, 2 पूर्वी चंपारण और एक पश्चिम चंपारण। उसमें भी 2 एक जैसे है, लौरिया नंदनगढ़ लौरिया राज। जो लौरिया नंदनगढ़ पे क्या है, सिंह आकृति है। और लौरिया राज पे क्या है, वृषभ है। लौरिया राज पे वृषभ है। और रामपुरवा में क्या है, वृषभ है। रामपुरवा में वृषभ 2 जगह वृषभ देखने को मिलता है, एक लौरिया राज में और एक रामपुरवा में। और फिर बसाड़ वैशाली में क्या है, सिंह है, 3 जगह सिंह है, संकिसा में सिंह, बसाड़ में सिंह और लौरिया नंदनगढ़ में सिंह। तो लौरिया नंदनगढ़ का जो पशु आकृति है वो सबसे सुंदर मौर्य स्तंभ में गिनी जाती है। इसके सिंह के कारण ही इसका जो छवि है और ज़्यादा सुंदर बन जाती है। तो बसाड़ वैशाली का जो ये स्तंभ है वो क्या प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है और सादा स्तंभ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मौर्य स्तंभ में सबसे प्राचीन स्तंभ किसे माना जाता है, तो बसाड़ वैशाली का जो स्तंभ है वो माना जाता है। वो एक तरह का सादा स्तंभ भी, हम लोग ऊपर ही देखा था बसाड़ और कोसरा। और यहाँ पे क्या क्या है, सिंह के कौन कौन से हैं, तो लौरिया नंदनगढ़, फिर रामपुरवा और संकिसा रामपुरवा, और फिर लौरिया नंदनगढ़ लरस लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और संकिसा, इन तीनों में सिंह मिला है, सिंह की आकृति मिली है। और फिर से लौरिया अरेराज हो गया और लौरिया अरेराज सॉरी। तो इसमें क्या है, लौरिया नंदनगढ़ जो है और बसाड़ जो और संकिसा, लौरिया नंदनगढ़ बसाड़ संकिसा। तो यहाँ पे क्या है
सबल हम लोग याद करेंगे, संकिसा, बसाड़ और लौलिया नंदनगढ़। संकिसा, बसाड़, लौलिया नंदनगढ़ में सिंह मिला है। सबल, सा से संकिसा, ब से बसाड़ और ल से लौलिया नंदनगढ़। तो यहाँ पे क्या सिंह की आकृति मिली है। और जो लौलिया राज है और रामपुरवा है वहाँ पे क्या मिला है, बैल मिला। रामपुरवा हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, नटवा बैल वहाँ से मिला है। रामपुरवा और लौलिया राज वृषभ बैल। सबसे सुंदर कौन है, तो लौलिया नंदनगढ़ का है। सबसे प्राचीन कौन है, तो बसाड़ का जो सिंह है वो है। फिर आते हैं लोक कला पर। तो बोला लोक कला शैली की मूर्ति, लोक कला शैली की मूर्ति कला की विशेषताएं। जो यहाँ पर लोक कला, पहले तो हम राजकीय कला को देख रही है, लोक कला में क्या है। लोक कला में क्या ही देखने को मिलेगा, जो लोक मतलब लोगों द्वारा निर्मित है, ठीक है, लोगों द्वारा निर्मित जो ये होगा। तो फिर बोल रहा है इसमें कि मिट्टी के बर्तन, पहला है क्या कि मिट्टी के बर्तन, इन्हें आम लोगों द्वारा अपनी दैनिक ज़रूरतों के साथ साथ सजावटी उद्देश्यों के लिए भी बनाया जाता था, ठीक है। अब बर्तन किसी काहे के लिए ही यूज़ होंगे, और भी मिट्टी के बर्तन तो आम लोग ही यूज़ किया करेंगे, वो सब चीज़ें मिली हैं हमें मौर्य कला में। और ये विशेषता है, आखिर भाई बर्तन तो बर्तन है, अब इसमें कला का क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। तो विशेषता इसकी यही है कि उत्तरी काले पॉलिश बर्तन यहाँ पर मिले हैं। यह चमकदार काले पॉलिश वाली सत्ता से प्रसिद्ध था। मतलब ये एक तरह से क्वेश्चन ही बनता है प्रीलिम्स के लिए कि इसमें कि मौर्य काल में किस तरह के बर्तन मिले हैं। तो उत्तर काले पॉलिश मृदभांड मिले हैं, NBPW जो चमकदार पॉलिश मृदभांड यहाँ से मिले हैं, उत्तर काले पॉलिश मृदभांड। बोला बिहार में अधिकतर पाटलिपुत्र के आसपास पाया गया है। जो ये मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए गए हैं, पाटलिपुत्र के आसपास। फिर हम लोग आते हैं लोक कला शैली में मिट्टी के बर्तन देखिए, हम लोग मूर्ति कला को देखेंगे। तो बोल रहा है कि इसमें इस शैली के अंतर्गत यक्ष यक्षिणियों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इनमें पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति सर्वोत्तम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दीदारगंज वाली मूर्ति है अभी पटना म्यूजियम में रखी हुई है। बहुत दिन तक ये पटना कॉलेज लाइब्रेरी में रखी हुई थी, और अभी पटना म्यूजियम में इसको रख दिया गया, संरक्षित कर दिया गया है रख रखाव के लिए। फिर बोल रहा है इस काल की मूर्तियाँ भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। मूर्तियों में मेनली क्या, जैसे ये जो स्तंभ थे सब में लाल बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है, लेकिन मूर्तियों में मेनली भूरे बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है। फिर सभी मूर्तियों को बहुत सावधानी तरीके से तराशा गया है, ठीक है, और चमकदार पॉलिश किया गया है। बोला कि मौर्य काल की कुछ मूर्तियों पर धार्मिक प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे पटना के लोहानीपुर से 2 जैन दिगंबर तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली हैं, जो काया उत्सर्ग मुद्रा में है। काया उत्सर्ग मुद्रा में है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो लोहानीपुर से जो 2 जैन तीर्थंकर की मूर्तियाँ मिली है, कीवर्ड हो गया है। 2 जैन तीर्थंकर मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, लोहानीपुर से। अब वाजिब सी बात है कि जैन तीर्थंकर धर्म से संबंधित यानी धार्मिक प्रभाव देखने को मिलेगा ही, तो ये हम लोग पॉइंट बना सकते हैं। फिर एक मथुरा और पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्तियों में सजावट में वस्त्रों और आभूषणों पर बारीकी से नक्काशी की गई है। मथुरा और पटना से जो यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली है, काफ़ी बारीकी से उसको नक्काशी की गई है। और साथ ही शरीर के अंगों की खूबसूरती का भी ख्याल रखा गया है। मतलब जो अंग प्रत्यंग सही तरीके से उसमें यथार्थता प्रतीत हो, उसका चंचल शरीर उसका दिखे, इसके लिए मतलब इसको अच्छे से तराशा गया, सुंदर बनाया गया है, नक्काशी की गई है। फिर अखंड मूर्तियों के अलावा सारनाथ, कुम्हरार, बसाड़, कौशाम्बी आदि स्थलों से बड़ी संख्या में विभिन्न जानवरों, पक्षियों और पुरुषों और महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, जो चिपकाने की विधि द्वारा तैयार की गई थी। क्वेश्चन हो सकता है कि चिपकाने की विधि का यूज़ किस कला में किया जाता था, तो मौर्य कला में। जैसे हम लोग देखते हैं उसमें जो नटराज की जो मूर्ति चोल कला में जो बनी मूर्तियाँ हैं, उसको कैसे मोम जो ये है मोम विलुप्त जो तकनीक है, विलुप्त मोम तकनीक, उससे बनाया जाता है। तो वैसे ही जो पूछा जा सकता है कि किस काल में मूर्तियाँ जो है वो मतलब चिपकाने की विधि से बनती थी, तो मौर्य काल में। और ना सिर्फ यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है, ना ही सिर्फ जैन दिगंबरों की मूर्ति मिली है, बल्कि जो समाज में जो मनुष्य है उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये मिट्टी की मूर्तियाँ देखने को मिली है, और चिपकाने की विधि से चुटकी से उपयोग करके उसका बनाया जाता था। कौन कौन से मेन मूर्तियाँ हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो पहले जो मूर्ति हम देख सकते हैं, दीदारगंज पटना बिहार का जो है, दीदारगंज पटना बिहार का। इसे मूर्ति कौन सी है, यक्षिणी की मूर्ति मिली है। और ये मूर्ति क्या है, इसकी विशेषता क्या है इस मूर्ति की, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। ये मूर्ति जो है चामर ग्रहिणी यक्षिणी है, चामर ग्रहिणी यक्षिणी, यानी कि चामर ली हुई है। चामर मतलब जो होता है कि जो राजा होते हैं, राजा के दो तरफ जो कन्याएं होती हैं उनको ऐसे पंखा करते रहती है, उसी को चामर बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो मूर्ति इसके हाथ में जो है वो चामर है, तो इसको बोलते हैं चामर ग्रहिणी, मतलब चामर धारण करने वाले, चामर लेने वाले यक्षिणी मूर्ति।
फिर है कि हल्के भूरे बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित होता है। हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि पत्थरों में जो मूर्तियों में जो यूज़ किया गया है, वो मानव मूर्तियों में वो कैसा भूरे बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है। इस मूर्ति की लंबाई कितनी है? तो 5.5 फीट है। अभी भी पटना म्यूजियम में आप जाकर देख सकते हैं इस मूर्ति को। चमकदार पॉलिश का यूज किया गया है और नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। तो सारे ही यक्षिणी की मूर्तियों में ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे। इसमें मेन 2 ही चीज़ था कि ताम्रग्रहिणी यक्षिणी मूर्ति है और इसकी जो लंबाई है वो 5.5 फुट है। बाकी जो है नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, पॉलिश है और हल्का भूरा पत्थर द्वारा निर्मित है, ये सब में मिलेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूसरी जो यक्षिणी है उनकी मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ये बेशनगर जो है, बेशनगर कहाँ, विदिशा मध्य प्रदेश से ये मूर्ति देखने को मिली है। इस मूर्ति की लंबाई कितनी है? 6.7 फुट है। 6 फीट 7 इंच लंबी मूर्ति है और इसका जो मुख है और भुजा है, इसका जो हाथ है और मतलब इसका जो भुजा है और मुँह है, इसका खंड टूट गया है और बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित और चमकदार पॉलिश है। तो सब में मिलेगा। 2 चीज़ में इसमें पॉइंट मिल रहा है। इसका लंबाई 6 फुट 7 इंच है और इसका मुख और भुजा कैसा है? खंडित है। तो पूछा जाता है मुख और भुजा खंडित जो मूर्ति यक्षिणी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो बेशनगर से मिली है। आगे आते हैं कि परकम मथुरा यूपी और यक्ष की मूर्ति 7 फीट ऊंची है। मूर्ति कितनी ऊंची है? 7 फीट ऊंची है और इसका बोल रहे मुख और भुजा इसका भी खंडित है। मौर्यकालीन वेशभूषा है, बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है, चमकदार पॉलिश है। तो सब में मिलेगा। इसमें भी वही है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? यक्ष की मूर्ति 7 फीट ऊंची है। तो आदमी है तो भाई ऊंचाई रहेगा कि 7 फीट ऊंचा है और मुख और भुजा इसका भी खंडित है। बेशनगर वाले यक्षिणी का भी मुख और भुजा खंडित था और परखम मथुरा वाले जो ये यक्ष हैं उनका भी मुख और भुजा खंडित है। फिर राजघाट वाराणसी यूपी से भी यक्ष की मूर्ति मिली है। यहाँ पे एक बहुत ही अलग विशेषता इनकी है, 3 मुखों वाले यक्ष हैं। कितने मुखों वाले? 3 मुखों वाले ये यक्ष हैं। और उसके बाद क्या बोला? निर्माण प्रक्रिया में बलुआ पत्थर का उपयोग, वही बातें हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा कीवर्ड हम लोग देख लेते हैं। दीदारगंज जो पटना की यक्षिणी मूर्ति है वो ताम्रग्रहिणी यक्षिणी है और उसके बाद क्या 5.5 फीट इनकी ऊंचाई है। बाकी सबसे कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। बेशनगर में जो यक्षिणी है उनका मुख और भुजा खंडित है और ये 6 फीट 7 इंच है। और जो परखम यूपी में जो मथुरा यूपी में जो यक्ष की मूर्ति है वो कैसा 7 फीट ऊंचा है और इनका भी मुख और भुजा खंडित है। उसके बाद राजगढ़ वाराणसी में जो यक्ष की मूर्ति है उसमें क्या है कि इनका भी ये 3 मुख वाले यक्ष है। और ठीक है, आगे आते बोल रहे उपरोक्त मूर्तियों के अतिरिक्त भी लोक कला की अन्य मूर्तियाँ मिलती हैं। तो क्या है बोल रहा है? बुलंदीबाग पटना से कौन सी मूर्ति मिली है? नारी और बालक की मूर्ति, जो कि विशेषता क्या है? मातृत्व एवं वात्सल्य का भाव। वात्सल्य मतलब ममता, कि माँ बेटे के बीच जो ममता दिखाई देती है इस मूर्ति में देखने को मिलती है। बुलंदीबाग पटना में यह है। फिर कालसी देहरादून में जो है हाथी की मूर्ति मिली है और ये पत्थर काटकर हाथी बनाई गई, हाथी को बनाया गया है। फिर लोहानीपुर पटना हम लोग ऊपर देख चुके थे। जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है जिस धार्मिक प्रभाव का हमें पता चलता है। और ये जैन तीर्थंकर कैसे है? तो नग्न है, पूजा नहीं है, पैर और जंघा खंडित है। नग्न तो होंगे मतलब दिगंबर है तो नग्न होना इनका है, ठीक है। और फिर पूजा नहीं है इनकी और पैर और जंघा खंडित है। फिर धौली उड़ीसा से हाथी की वो मिली है, धौली उड़ीसा से हाथी। सूंड व पैर वो कलात्मक व स्वाभाविक निर्माण, सूंड ऐसा जैसे कि कुछ लपेटा हुआ हो। तो धौली उड़ीसा से हाथी, लोहानीपुर से जैन तीर्थंकर और बुलंदीबाग से क्या मिला है? नारी और बालक की मूर्ति। और कालसी देहरादून से क्या मिला है? हाथी। 2 जगह से हाथी मिला है, कालसी और धौली। कालसी धौली हाथी। और लोहानीपुर बुलंदीबाग मतलब क्या मिला है? लोहानीपुर से जैन तीर्थंकर और बुलंदीबाग से माता और बच्चे का मिला है मूर्ति। अब आइए जानते हैं मौर्य कला की जो विशेषताएं हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव, मौर्य कला पर क्या विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह कि मौर्यकालीन कला भारतीय स्थापत्य कला का द्वितीय उदाहरण है, लेकिन जॉन मार्शल, निहाल रंजन राय तथा पर्सी ब्राउन जैसे कई इतिहासकार इसे विदेशी प्रभाव से प्रेरित मानते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। मतलब यहाँ पर 3 इतिहासकारों ने अपनी राय दी है, जिनमें से कौन कौन इतिहासकार है? जॉन मार्शल है, निहाल रंजन राय, निहाल रंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। फिर उसके बाद है पर्सी ब्राउन है, फिर उसके बाद कौन है? जॉन मार्शल, निहाल रंजन राय और पर्सी ब्राउन, ठीक है। इन लोगों ने वो कुछ तर्क दिए हैं। क्या तर्क है इनके, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि मौर्य मूर्ति कला खासकर यक्षिणी की मूर्ति ग्रीक हेरोस्टाइन कला से प्रेरित था, ठीक है। पहले एक पॉइंट छूट गया हमारा।
पहला पॉइंट है कि मौर्य कला में स्तंभों पर चमकीली पॉलिश की तकनीक, घंटाकृति तथा शीर्ष भाग में पशु आकृति के कारण पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि ईरानी कला से प्रेरित है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि क्या ईरानी कला से प्रेरित है। क्यों प्रेरित है भाई? तो उनका ये है कि जो पॉलिश का जो टेक्नोलॉजी अपनाया गया है, जो घंटाकृति है, अभी वहाँ पर शांति स्तूप हम जाएंगे तो स्तूप के सामने घंटा देखने को मिलता है नीचे वाले मतलब संरचना पे, तो वो जो घंटाकृति है। और उसके बाद जो पशु आकृति है, पशु आकृति के कारण लोग मानते हैं कुछ विद्वान कि ये ईरानी कला से प्रेरित है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मौर्य मूर्ति कला खासकर यक्षिणी की मूर्ति ग्रीक होलोस्टाइन कला से प्रेरित थी। यक्षिणी की मूर्ति को किस कला से? होलोस्टाइन कला से, यूनानी कला से प्रेरित माना जाता है। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है वो पर्शिया का महल से, पर्शिया मतलब वही ईरान को ही बोला जा रहा है कि पर्शिया का महल से प्रेरित था। फिर बोला अशोक के स्तंभ ग्रीक व आरामाइक भाषा में भी मौजूद हैं। जो ग्रीक के जो स्तंभ है, स्तंभ पे जो लिपियाँ हैं वो किन लैंग्वेजेस में? ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेजेस में भी हैं। ग्रीक यानी कि यूनान की भाषा, यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि उस पर विदेशी प्रभाव था। तो हम कैसे माने कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव था? इसमें हम 3 इतिहासकारों का नाम बता सकते हैं। कौन कौन? जॉन मार्शल, निहाररंजन राय और पर्सी ब्राउन। और क्या क्या वो लोग तर्क देते हैं? ईरानी कला के लिए क्या तर्क देते हैं? घंटा, पशु आकृति, और फिर उसके बाद क्या है? पॉलिश टेक्नोलॉजी, पशु आकृति, पॉलिश टेक्नोलॉजी, घंटा। और उसके बाद जो मूर्ति है यक्षिणी की मूर्ति को लोग ईरानी कला से प्रेरित बताते हैं। स्तंभ जो स्तंभ पे जो लिपियाँ हैं, लिपि लिखी हुई है और उसमें अरामाइक और ग्रीक लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है, उसके लिए लोग बताते हैं कि विदेशी ये है। ठीक है, और जो महल, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है लकड़ी और पाषाण का, उसको ये लोग बोलते हैं कि क्या वो जो पर्शिया के पैलेस से ये है मतलब प्रभावित है। फिर बोल रहा है कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है कि मौर्य कला पर सीमित अर्थों में विदेशी प्रभाव था। यह कला अपने मौलिक विशेषताओं, लोक कला की अनुपम अभिव्यक्ति के कारण संपूर्ण विश्व में एक अलग पहचान रखता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार भी था काफ़ी, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कई देशों तक था, और इसके उस समय पे मतलब आर्थिक व्यापार भी हुआ करता था उन देशों के साथ, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव देखने को मिल सकता है। हाँ, मतलब सही, मतलब उसी के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना होके मतलब अपने सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ पे के रूप में हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अभी आलोचनात्मक परीक्षण देखते हैं कि क्या सच में मौर्य कला विदेशी कला से ही प्रेरित था। देखते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं। तो बोला मौर्य कला के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि इस कला पर विदेशी प्रभाव यानी ईरानी प्रभाव की बहुलता देखने को मिलती है, परंतु ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह आवश्यक है कि संबंधित पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों का मूल्यांकन करें। सही बात है, ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी ने उठ के आगे कह दिया कि विदेशी कला है और हम मान लिए? नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे? तो फिर यहाँ पे है मौर्य कला और ईरानी कला। मौर्य कला और ईरानी कला में क्या डिफरेंस है देख सकते हैं। मौर्य कला पे बोल रहा है कि स्तंभों का निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है। हम लोगों ने देखा था कि कहीं भी बाउंड्री नहीं की गई है, स्वतंत्र रूप से मतलब खुले आकाश में मौर्य स्तंभों का निर्माण कराया गया है। तो वहीं ईरानी कला में देखते हैं कि जो ये निर्माण है, स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए हैं, कि जो ये स्तंभ बनाए गए हैं बड़े बड़े भवन में इसका यूज़ किया गया है। हालांकि हमारे भी जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है वहाँ पर स्तंभ भवन में ही बने हुए हैं, लेकिन अधिकतर हमारे यहाँ जो स्तंभ है वो स्वतंत्र रूप से मिले हैं अगर एक राजप्रसाद को छोड़ के बात की जाए तो। फिर हमारे यहाँ मौर्य कला में क्या है कि राजप्रसाद में लकड़ी एवं पत्थर का यूज किया गया है, तो ठीक ही है। हम लोग देख रहे हैं कि यही जो चीज़ है मौर्य कला को एक युग विभाजक कला के रूप में प्रतिस्थापित करती है कि क्या कि लकड़ी और पत्थर दोनों का यूज हुआ है। लेकिन जो ईरानी कला में मेनली सिर्फ पत्थर का ही यूज हुआ है, तो कैसे एक कहा जा सकता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि हमारे यहाँ मौर्य कला में जो स्तंभ है कांस्य पत्थर से निर्मित है। कैसे कांस्य में पत्थर से निर्मित है, जबकि वही ईरानी कला में कई पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, बहुआश्म पत्थर है वहाँ पे। फिर हमारे यहाँ जो स्तंभ है सपाट और चिकने हैं। ठीक है, जो स्तंभ मतलब काफ़ी सपाट और चिकने बनाए गए हैं, प्लेन, लेकिन उनके यहाँ दरारीदार मतलब ऊपर खाबर जो भी ये है स्तंभ है वो बनाया गया है। हमारे यहाँ जो स्तंभ के ऊपर उल्टा कमल है, ठीक है, हमने देखा था वही स्तंभ में देखा था हम लोगों ने उल्टा कमल है। और यहाँ पे लेकिन ईरानी कला में क्या है कि स्तंभ के ऊपर उल्टा घंटी है, हमारे यहाँ उल्टा कमल है और उनके यहाँ उल्टा घंटी है। फिर उसके बाद है कि स्तंभ के ऊपर पशु आकृति, हमारे यहाँ पशु आकृति है और उनके यहाँ स्तंभ के ऊपर मानव आकृति है, तो कैसे कहा जा सकता है। और स्तंभ के नीचे चौकीदार आधार का अभाव है। हमारे यहाँ क्या है कि चौकीदार आधार का अभाव है, नीचे नहीं है। ऊपर हम लोग के यहाँ चौकी देखने को मिलती है, लेकिन नीचे स्तंभ के नीचे कहाँ देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर ईरानी कला में स्तंभ के नीचे भी चौकी का आधार दिखता है। ठीक है, और फिर वह तना पर बेल, लता, फूल एवं पत्तियों की आकृति है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो मतलब धम्म की नीतियाँ हैं या फिर प्लेन है, हमारे यहाँ लता, बेल, फूल ये सब नहीं किया गया है।
तो वही बात है, पहला क्या हो गया कि यहाँ हमारे यहाँ लकड़ी पत्थर यूज़ किया गया, उनके सिर्फ पत्थर यूज़ किया गया है। हमारे यहाँ जो स्तंभ स्वतंत्र रूप से है, उनके यहाँ भवनों में यूज़ किए गए हैं। हमारे यहाँ स्तंभ एकाश में है, उनके यहाँ बहुआश में है। हमारे यहाँ चिकने हैं और यहाँ उनके यहाँ दरारीदार है। हमारे यहाँ उल्टा कमल है, उनके यहाँ उल्टी घंटी है। हमारे यहाँ पशु आकृति, उनके यहाँ मानव आकृति है। हमारे यहाँ जो ये जो आधार है वो नीचे नहीं है, ऊपर है, उनके यहाँ नीचे भी है। फिर बोला कि मौर्य कला किस प्रकार तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोल रहा है कि मौर्य कला कैसे जो ये है स्तंभ उस टाइम की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रतिबिंबित करता है। हम लोग देख तो लिया था, हम लोग इंट्रो में बोला था कि मौर्य कला प्रभावित करती है, मतलब प्रतिबिंबित करती है, उस टाइम की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बताती है, क्या सच में बताती है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कला किसी भी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का आईना होता है। सही बात है, कला में आकर वही चीज़ दिखाई जाती है जो उस टाइम के समाज में घटित हो रहा होता है, वगैरह वगैरह। बोला पाषाण कला काल एवं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को समझने में इस युग के कला का महत्व अद्वितीय है। बोला पाषाण कला एवं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को समझने में इस युग के कला का महत्व अद्वितीय है। इसी प्रकार मतलब जैसे हम लोग कि जैसे पाषाण कला है, पाषाण काल है, उस टाइम पे क्या लिपि अवेलेबल नहीं है, मतलब उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, वो सब क्या है आदि ऐतिहासिक है। हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ पे लिपि अवेलेबल है लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो हम लोग क्या मतलब उस टाइम पर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो कला है उस टाइम की देखने को मिलती है, कला के माध्यम से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कैसा समाज रहा होगा, कैसी वहाँ की अर्थव्यवस्था रही होगी, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही जो मौर्य कला पे है, मौर्य कला पे उन्हीं का एग्जाम्पल है कि मौर्य कला अपने आप में अद्वितीय है। बोल रहा है मौर्य कला तत्कालीन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की स्थिति का चित्रण निम्न रूप में करती है। पहला पॉइंट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद से हमें तत्कालीन मौर्य शासकों की शान शौकत, भवन निर्माण शैली तथा आर्थिक समृद्धि का एहसास होता है। ठीक है, कि मौर्य हम लोग देख ही चुके थे कि राजप्रसाद का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने मूलतः इसीलिए कराया था ताकि वो अपनी भव्यता का अपने मतलब वैभव। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद से तत्कालीन मौर्य शासकों की शान शौकत, भवन निर्माण शैली तथा आर्थिक समृद्धि का एहसास होता है। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तूप, गुफा निर्माण आदि मौर्य कला के महत्वपूर्ण भाग हैं। ये तत्कालीन मौर्य समाज के सामाजिक आर्थिक पक्षों का विस्तृत वर्णन करता है, जिसे हम निम्न चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। पहला क्या है कि अशोककालीन कला से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी कैसे आखिर मिलती है, कि हम बोल रहे हैं कला से मिलती है, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, तो कैसे मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि अकाल का वर्णन किया गया, उसके कुछ अभिलेख ऐसे हैं, महास्थान अभिलेख है, सहगौरा अभिलेख है, उनमें अकाल का वर्णन किया गया। ये जो अभिलेख वाले क्वेश्चन, अभिलेख शिलालेख वाले क्वेश्चन है, वो मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, उसमें ये पूछ भी लिया जाता है कई बार कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है, कौवा अभिलेख है किस चीज़ से संबंधित, कौन सी घटना से संबंधित है। तो हम लोग याद रखेंगे महास्थान और सहगौरा जो अभिलेख है वो अकाल से संबंधित है, सहगौरा। ठीक है, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो गौरा सहगौरा से हम लोग याद रख सकते हैं कि गौरा जो है, गौरा देवी पार्वती को बोला जाता है, जिनको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, और जब अन्न की पूर्ति नहीं होती है तो अकाल हो जाता है, इसलिए अकाल का वर्णन हम किस में याद कर लेंगे, महास्थान और सहगौरा में, महास्थान सहगौरा में कर सकते हैं, महास्थान और सहगौरा अभिलेख में। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं पैतृक राजतंत्र का प्रमाण। ये मौर्य साम्राज्य में जो पैतृक राजतंत्र था, वहाँ पे पैट्रियार्की थी, वो उसका हमें जानकारी, उसकी जानकारी कैसे मिलती है, तो 10वां शिलालेख से मिलती है, 10वां शिलालेख से और प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख से। ठीक है, 10वां शिलालेख और प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख, प्रथम पृथक पैतृक, याद रखना, प्रथम पृथक पैतृक, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख और 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोल रहा है 10वां शिलालेख और प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख से पैतृक राजतंत्र का प्रमाण मिलता है। फिर पशु बलि की निंदा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशु बलि की निंदा का जो लेख मिलता है अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो प्रथम शिलालेख में मिलता है, प्रथम शिलालेख में मिलता है, और प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में पैतृक राजतंत्र का प्रमाण मिलता है। फिर बोला मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सालय, दूसरा शिलालेख में। बहुत ही अच्छी बात है कि उस टाइम पे अशोक का टाइम पे मतलब ये वेटनरी हॉस्पिटल का जो इंतजाम किया गया था, वहाँ पे व्यवस्था की गई थी कि मनुष्य का भी हॉस्पिटल था, और फिर मतलब जो भी है डिस्पेंसरी हुआ, फिर हॉस्पिटल्स हो, और पशु के लिए भी था। इसकी जानकारी किसमें मिलती है, दूसरे में। पहले में पशु बलि, दूसरे में क्या है, मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सालय, 10वें में क्या है, पैतृक राजतंत्र का प्रमाण, और अकाल का वर्णन महास्थान और सहगौरा में है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बोला कल्याणकारी राज्य, बोला दूसरा, तीसरा और छठवां अभिलेख शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्याणकारी राज्य, क्योंकि जो अशोक ने बाद में धम्म की नीति अपना ली थी, वो चंड अशोक से मतलब धम्माशोक बन गया था वो। तो
उसने कल्याणकारी कार्य करना शुरू कर दिया था। तो उसके कल्याणकारी कार्यों की जो ये है विवरण है किससे मिलते हैं, दूसरे तीसरे और छठे अभिलेख से, दूसरे तीसरे और छठे से, दूसरे तीसरे और छठे से। ठीक है, दूसरा में और क्या मिला था, मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सालय मिला था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, बोल रहा कि राजकीय अधिकारियों एवं धार्मिक व्यवस्था का वर्णन, तीसरा शिलालेख। राजकीय अधिकारियों और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन, जो राजकीय अधिकारी थे जिनको नियुक्त किया गया था महामात्र, मतलब किस में थे, तीसरा शिलालेख में। फिर स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा धर्मनिरपेक्षता की भावना, 12वां अभिलेख। इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी वर्तमान परिदृश्य के लिए, क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन हम देखें तो एंशियंट टाइम में अशोक ने नीति अपना ली थी कि स्त्री महामात्रों को अपने मंत्रियों में, महामात्रों में उन्हें स्त्रियों की नियुक्ति की थी। तो ये किससे जानकारी मिलती है, 12वें शिलालेख से मिलती है, 12वें शिलालेख से। फिर बोल रहा है कि अभिलेख में वर्णित भाषा तत्कालीन भारतीय भाषा की जानकारी देता है, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। फिर एक धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसमें मिलती है, 5वें अभिलेख में मिलती है। 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वें में, स्त्री महामात्र 12वें में, धर्म महामात्र 5वें में। फिर बोल रहा अशोक द्वारा युद्ध नीति का त्याग, कलिंग युद्ध के बाद यहाँ पे 13वां शिलालेख। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि जो कलिंग युद्ध का के बारे में कौन सा वो थी शिलालेख वर्णन मिलता है, तो 13वां शिलालेख में मिलता है। तो बोला स्तूप गुफा निर्माण बौद्ध धर्म के प्रभाव को बताता है, स्तूप गुफा निर्माण बौद्ध धर्म के प्रभाव को दिखाता है। देख सकते हैं हम वहाँ के उस टाइम की धार्मिक स्थिति को देख सकते हैं कि आखिर स्तूप है जो आजीविका गुफा है, उस टाइम की धार्मिक स्थिति को बताता है। आजीविकों के लिए गुफा बनाया गया, मतलब एक सहनशीलता है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी वहाँ से हमें ज्ञान तीर्थंकरों को मूर्तियाँ मिल रही हैं, आजीविकों के लिए गुफा बनाया जा रहा है, यानी कि धार्मिक सहनशीलता थी उस टाइम पे। फिर बोल रहा है मौर्यों की कर प्रणाली, रुमिंदई अभिलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौर्यों की कर प्रणाली के बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है, रुमिंदई अभिलेख से मिलता है। फिर बोल रहा है कि वैदेशिक राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध किससे मिलता है, दूसरे और 13वें शिलालेख से। वैदेशिक राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध किससे मिलता है, दूसरे और 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है इसकी। फिर उसके बाद क्या है कि अशोक एवं दशरथ के द्वारा आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ी तथा नागार्जुन की पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण कराया जाना मौर्य शासकों की धर्मनिरपेक्ष छवि को बताता है। सही बात है, हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं इस चीज़ को कि जो दशरथ थे और अशोक थे उन लोगों ने आजीविकों के लिए ये कराया था, गुफा निर्माण कराया था, तो वही धर्मनिरपेक्ष छवि को बताता है। फिर देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद तथा अशोक के अभिलेखों पर सीमित रूप से विदेशी प्रभाव इस काल में भारत की ग्रीक, पर्शिया तथा मध्य एशिया से आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बताते हैं। अब अशोक पर जो क्या किया गया, विदेशी प्रभाव जो दिखाता है, हम लोग ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो विदेशी प्रभाव क्यों आया है, क्योंकि हमारे आर्थिक संबंध उनसे रहे थे, हमारे लोग वहाँ गए थे, वहाँ के लोग यहाँ गए थे, तो कुछ कारीगर भी गए होंगे, तो उन लोगों ने अपनी कारीगरी में इस प्रभाव को छोड़ दिए वो लोग, ग्रीक, पर्शियन और मध्य एशिया के जो मिलता है। तो वह खिलौने, बर्तन, NBPW, पशु पक्षियों की मूर्ति, नृत्य, अभिनय, यक्षिणी की मूर्ति आदि समाज को जानने का एक अच्छा जरिया है। सही बात है। भी बोल रहा कि मौर्यों की कला, खासकर भवन निर्माण, पत्थरों पर चमकदार पॉलिश, मूर्ति कला आदि तत्कालीन भारत की टेक्नोलॉजी को और इकोनॉमिक जो ये प्रॉस्पेरिटी को वो दिखाता है कि उस टाइम टेक्नोलॉजी कितनी वो थी, मतलब एक तो पत्थर को काट कितने अच्छे तरीके से बनाया जाना, ऊपर से उस पर पॉलिश किया जाना, और मतलब इतना चिकना उसको बनाना, मतलब वो टेक्नोलॉजी ही तो थी उस टाइम की। तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि मौर्य काल का बौद्ध धर्म के साथ संबंध, मौर्य काल का क्या संबंध है बौद्ध धर्म के साथ, ये तो जग जाहिर है, हम लोग अभी जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बौद्ध धर्म में देखने को मिल रहा, चाहे स्तूप हो या फिर कोई भी चीज़ हो। बोला बौद्ध धर्म का प्रभाव, यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तथा इसका प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास किया था। अतः राजकीय संरक्षण में पल्लवित होने वाले राजकीय कला पर बौद्ध मत का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हाँ, उसने मतलब ऐसा माना था कि जो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म की नीति अपना ली थी, लेकिन यह भी मान्यता है कि वो धर्म की नीति और कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म ही था। बौद्ध धर्म को ही थोड़ी सी परिष्कृत रूप में उसने धर्म कहा था। उसके बाद है कि अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ, स्तूप, चैत्य, वेदिका, गुहा विहार बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। स्तंभ पर निर्मित कमल, पशुओं की आकृति बुद्ध के जीवन के विभिन्न चिन्हों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बोला बराबर के पहाड़ी एवं नागार्जुन पहाड़ियों में निर्मित गुहा विहार भी बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए थे। फिर बोला स्तंभों पर उल्लेखित आदेश भी बुद्ध के विचार से प्रेरित है, मतलब जो भी उस पर आदेश दिए गए हैं, शासन आदेश दिए गए भगवान बुद्ध के, वही सत्य, अहिंसा और कर्तव्य की जो बातें हैं वो बुद्ध के विचारों से ही प्रेरित है। फिर बोला उदाहरण स्वरूप अशोक ने अहिंसा, पशु बलि की निंदा, धम्मघोष, धार्मिक यात्रा का वर्णन अपने स्तंभ पर किया, जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित था। फिर बोल रहा है इसके अतिरिक्त लोक कला में निर्मित यक्षिणी की मूर्ति भी तत्कालीन बौद्ध धर्म का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में मौर्य कला का क्या प्रभाव है। तो बोल रहे बिहार में कला परंपरा की शुरुआत मौर्य काल से ही प्रारंभ हुई, जो आगे गुप्त काल एवं पाल कला में अधिक एक सुदृढ़ हुआ। मतलब बिहार में जो पहली बार जो किसी कला का हम लोग देख पाते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल, तो हमें मौर्य कला ही दिखता है। और ये मौर्य कला की विरासत पे गुप्त कला और पाल कला जो समृद्ध होती हैं। वे मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष आज भी पटना के पर्यटन केंद्र के रूप में मौजूद है, वहीं कुमरान में। फिर वो अशोक द्वारा निर्मित आज स्तंभ आज भी लौरिया रास लौरिया नंदनगढ़ में सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। जहानाबाद के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में निर्मित गुहा विहार पर्यटन के साथ सांस्कृतिक धरोहर है। मौर्य काल के विभिन्न राजकीय और लोक कला ने बिहार को कला की दृष्टि से एक समृद्ध स्थान प्रदान किया। मतलब बिहार के पास है ही क्या, एक ऐतिहासिकता है, वही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भूमि रही है बिहार। आज बौद्ध धर्म जो पूरे विश्व में सबसे फैला हुआ ज़्यादा धर्म है, और उसको सबसे ज़्यादा साइंटिफिक धर्म इसको लोग मानते हैं, और उस धर्म की जो जन्मस्थली है बिहार रही है। तो उस वही बताया जाए कि पर्यटन की दृष्टि से बिहार का जो महत्व है बढ़ जाता है, और इसको और भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि बुद्ध सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। निष्कर्ष हम लोग देख सकते हैं, वही जो ऊपर हम लोग पढ़े थे, उन्हीं सब चीज़ों उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं और अपने यहाँ पर कुछ बातें कर सकते हैं। पूरा इस प्रकार उपरोक्त विवरण से के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्यकालीन कला विविध आयामों से परिपूर्ण तो था ही, साथ ही अपनी कल्पना शक्ति, शिल्प वैज्ञानिक विधि, रचनाशीलता में भी समृद्धि और अद्वितीय था। मतलब वो सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न तो था ही, लेकिन वहाँ कुछ कलाकारों के पास कल्पना शक्ति थी, वो कल्पना करते थे और वैसे बनाते थे। मतलब क्राफ्टिंग उनकी बहुत अच्छी थी, साइंटिफिक क्राफ्टिंग थी, मतलब क्रिएशन था उनमें। फिर बोला मौर्य कला राजकीय जीवन और सामान्य जीवन के क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती है। वो तो हम लोग देख चुके हैं, सामान्य जनजीवन कैसे मिट्टी वगैरह ये सब है, यक्षिणी की मूर्ति है, वो सब देखने को मिलता है। माँ बच्चे का जो ये है मूर्ति है वो देखने को मिलता है, सामान्य जीवन में भी मिलता है। तो जहाँ एक और इसकी मूलभूत व्यवस्था में केंद्रीकृत राजकीय तत्व होते हैं, वहीं दूसरी ओर सामान्य जनजीवन के घटकों का भी दर्शन होता है। मूलतः हम लोग देखते हैं कि जो राजकीय संरक्षण वाले मिलने वाले जो ये कलाएँ होती हैं, उनमें राजकीय कला को दिखाया जाता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि मौर्य कला में राजकीय जीवन और लोक जीवन दोनों की छवि हम देख पा रहे हैं, और जिससे हम उस टाइम के सामाजिक जीवन की स्थिति का पता अच्छे तरीके से लगा पा रहे हैं। तो वास्तव में मौर्य कला के विभिन्न रूपों स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला व्यवस्थित हुआ, विस्तारित हुआ, बल्कि कला में उन मौलिक तत्वों का भी समावेश हुआ जो आगे के वर्षों में निरंतर विकसित और व्यवस्थित होते हुए रहे। मतलब ये कला एक ऐसा था कि इसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश थी, और इसके थाती पर दूसरी कलाओं का भी विकास हुआ। यह आज भी प्रासंगिक है क्योंकि भारत के नए संसद भवन की छत पर अशोक का सिंह स्तंभ निर्मित किया गया है। तो मतलब मौर्य काल की जो प्रासंगिकता है वो इतिहास से आज भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये इतिहास आज भी वर्तमान के रूप में बरकरार है। जो नया संसद भवन है उसको छत पे जो स्तंभ है वो कैसा स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। चलिए, तो हमारे मौर्य कला का जो ये टॉपिक था अच्छा हुआ, समाप्त होता है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा ये टॉपिक।